नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को देखा था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रकार का अपवाह तंत्र है और किसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और किसका अपवाह तंत्र सबसे छोटा है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ और पहली नदी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, पहली नदी हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी को। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 2017 में इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो पहले हम समझें कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर के जाती है और कहाँ कहाँ पर क्या बनाती है। ठीक है, तो इसमें मैं एक साथ सारी चीज़ बनाऊंगा। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी। तो पहली बात ये है कि नर्मदा नदी जो है ये निकलती है अमरकंटक से और अमरकंटक में कौन सा स्थान है? अनूपपुर। अमरकंटक अनूपपुर की एक छोटी सी तहसील है जिसका नाम है पुष्पराजगढ़। तो अमरकंटक अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और इसके बाद अनूपपुर से होती हुई कहाँ जाती है? डिंडोरी। डिंडोरी से जाती है मंडला। मंडला से जाती है जबलपुर। जबलपुर से जाती है नरसिंहपुर। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश के मैप में ये सब जिले एकदम क्रम से मिलेंगे। नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताऊँगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में यहीं पर तवा बांध बना है। ठीक है, तवा होशंगाबाद में ही। इसके बाद सीहोर रायसेन से होती हुई हरदा, उसके ऊपर देवास पड़ेगा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। मतलब नर्मदा नदी जो निकलती है ये 15 जिलों से होकर के बहती है। तो पहली बात आप ये नर्मदा नदी के बारे में याद रखें कि जो निकलती है ये निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पर आएगा? अमरकंटक निकलेगा आपका अनूपपुर जिले में। अमरकंटक अनूपपुर जिले की कौन सी तहसील? पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। दूसरी बात, अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर। इसकी 13-12 किलोमीटर है। जबकि अगर मैं मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई अगर नर्मदा की बात की जाए तो 13-12 है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर इनकी बात की जाए तो नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे नमोदासी, सोमोदेवी, रेबा, शोंगो, शकरी। ठीक है, तो पहला इसका नाम है नमोदासी। नमोदासी, नोमोडोन्स भी लिखा रहता है किताब में, नमोदासी। एक नाम है सोमोदेवी, सोमोदेवी। एक नाम है तेज बहती इस वजह से इसका नाम है रेवा। नमोदासी, सोमोदेवी, रेबा। इसी का नाम है शोंगो, सोंगो। इसी का नाम है सकरी, सकरी। इसी का नाम है निबुद्धा, निबुद्धा भी इसी का नाम है। इसने आज तक विवाह नहीं किया इस वजह से इसका नाम है कुंवारी। ठीक है, तो ये सब नर्मदा नदी के नाम है, नमोदासी, सोमोदेवी, रेबा, शोंगो, सकरी, निबुद्धा, कुंवारी। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के नाम है। ठीक है, इसका ओंकारेश्वर में इसको कावेरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम जो है कुछ किताबों में लिखा है ओंकारेश्वर में इसको कावेरी भी कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं भैया? ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर में इसको क्या कहा जाता है? कावेरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखें कुंवारी इसीलिए नाम देखें, इसके बारे में एक कहावत है कि कहा जाता है कि नर्मदा और सोन आपस में सहेलियां रही हैं। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में जब आप मैप देखेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये अमरकंटक अनूपपुर है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो अमरकंटक अनूपपुर में क्या हुआ था कि ये एक नदी है जिसका नाम है जोहिला। एक नदी है जिसका नाम है जोहिला। जो जोहिला है वो सोन की सहायक नदी है। जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। और एक है जिसका नाम है नर्मदा। कहा पुराणों में या कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक समय नर्मदा और जोहिला दोनों आपस में सगी सहेलियां थी। नर्मदा का जो विवाह है
नर्मदा का जो विवाह है उत्तर दिशा में बहने वाली नदी एक जिसका नाम है सोन, ठीक है, पुरुष के फॉर्म में सोन को बताया गया है और नर्मदा को महिला के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है। तो नर्मदा का विवाह किससे तय हो जाता है? सोन से तय हो जाता है। और जोहिला जो है ये नर्मदा की दासी थी, नर्मदा की दासी जोहिला थी और इसका विवाह किससे तय होता है? नर्मदा का सोन से तय होता है, ठीक है। और होता ये है, ठीक है, होता ये है कि नर्मदा ने कभी सोन को नहीं देखा था, ना सोन ने कभी नर्मदा को देखा था। तो कहा जाता है कि जब ये लोग आपस में मिलने के लिए जाते हैं, नर्मदा और सोन आपस में मिलने के लिए जाते हैं, तो नर्मदा नदी ने कहा कि भाई मैं डायरेक्ट जाऊंगी। तो नर्मदा अपने हाल चाल पूछने के लिए किसको भेज देती है? जोहिला को। और जोहिला चूंकि दासी है तो ये नर्मदा के कपड़े पहन करके चली जाती है, ठीक है। और जब पहली बार, अब चूंकि ये इसका सहेली बन के गई थी ये जोहिला नर्मदा की, तो जब पहली बार कहा जाता है कि सोन इतना खूबसूरत था कि जब जोहिला ने पहली बार देखा उसको तो उसका मन भ्रमित हो गया, उसको लगा कि यार कहे के लिए नर्मदा को बताऊं, मैं ही से विवाह कर लेती हूं। तो जब अब सोन को ये बात पता नहीं थी, सोन को पता था कि ये नर्मदा आ रही है। तो जब सोन ने कहा कि तुम नर्मदा हो, उसने कहा हाँ मैं नर्मदा हूँ, ठीक है। और जोहिला का मन खराब हुआ और जोहिला ने उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया, ठीक है। ये बात जब पता चली नर्मदा को तो नर्मदा नदी बहुत तीव्र गति से आपका, चूंकि सोन कहाँ रहता था? उत्तर दिशा में, अतः नर्मदा कहाँ पर बही? पश्चिम दिशा की ओर बहुत तीव्र गति से बहती है। इस वजह से जो है कहा जाता है कि ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब सरकार अभी हाल ही में रिसेंट में कहा गया कि सरकार एक परियोजना चलाएगी जिससे मिलेंगे, तो भविष्य में मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जो नर्मदा है वो पश्चिम की ओर बह रही है और जो सोन है वो उत्तर की ओर बह रही है। और जो सोन नदी है जा करके सीधे सीधे गंगा में मिलने वाली नदी है, ठीक है। तो जोहिला किससे जाके मिल जाती है? सोन से मिल जाती है। तो सोन की सहायक नदी का नाम क्या है? जोहिला। और जोहिला कहाँ की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। सोन भी कहाँ की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। जबकि नर्मदा कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। नर्मदा बहुत तीव्र गति से बहती है, इस वजह से इसको रेबा भी कहा जाता है। आज तक फिर कहा जाता है विवाह नहीं किया, इस वजह से इसका नाम है कुंवारी, ठीक है। अब जो है, अब नमोदोस जो टालमी है, टालमी ने अपनी किताब में इसको नमोदासी कहा है। टालमी इतिहासकार है, तो टालमी ने अपनी किताब में नर्मदा को नमोदासी कहा है। तो नमोदासी, शोमो देवी, रेबा, सोंगो, शकरी, ये सारे के सारे जो नाम है ये नर्मदा के हैं। एकाध किताबों में इसको शिवपुत्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को मैकल सुता भी कहा जाता है, चूंकि याद रखें कि ये मैकल पर्वत से निकलती है, इस वजह से इसका नाम है मैकल सुता। मैकल पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम मैकल सुता भी है। मैकल सुता है, नमोदासी है, ठीक है। इस याद रखें, इसी नदी को कुछ किताबों में शिवपुत्री भी लिखा है। इसी नदी को क्या कहा जाता है? शिवपुत्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतने सारे नाम किसके हैं? नर्मदा नदी के हैं। तो आइए चर्चा करते हैं नर्मदा नदी की। तो पहली बात ये है कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? तो ये अनूपपुर, अमरकंटक अनूपपुर की पुष्प राजगढ़ तहसील से निकलती है। और जैसे ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है तो वहां पर ये जो है 3 जलप्रपात बनाती है, कपिल धारा, दुग्धधारा और दुर्गा धारा। कौन कौन से 3 जलप्रपात बनाती है? एक जलप्रपात का नाम है कपिल धारा, एक जलप्रपात का नाम है दुग्ध धारा और एक जलप्रपात का नाम है दुर्गा धारा। और नर्मदा नदी के पास अमरकंटक में ही माई की बगिया बहुत ही फेमस है। माई की बगिया, इसी नदी के किनारे है माई की बगिया, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रखेंगे कि ये जो है 3, ये क्या है? जलप्रपात हैं। ये क्या है? झरने या ये क्या है भैया? जलप्रपात है, जलप्रपात, वाटरफॉल है, जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है। तो अमरकंटक अनूपपुर में क्या क्या बनाती है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा और इसी के किनारे है माई की बगिया। फिर ये डिंडोरी चली जाती है। डिंडोरी में कुछ नहीं होता है, मंडला आती है। तो मंडला में एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है थावर परियोजना। मंडला में एक परियोजना इस पर चल रही है जिसका नाम है क्या? थावर परियोजना। थावर परियोजना मंडला में चल रही है। फिर ये नदी मंडला से होती हुई पहुंचती है जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर में आपको पता होगा जबलपुर में कि यहाँ पर इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है।
धुआंधार, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात जो है इसी नदी पर बनता है, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा यहीं जबलपुर में ही एक स्थान है जिसका नाम है बंदर कूंदनी। जबलपुर में ही क्या है, बंदर कूंदनी, ठीक है। बंदर कूंदनी इसीलिए है क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यदि सिक्का दिखा दिया जाए तो जबलपुर में क्या है कि ये नर्मदा नदी पर वो छलांग लगा देते हैं। सिक्का दिखाएंगे, सिक्का भी ढूंढ करके लाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, बंदर कूंदनी पड़ा है। धुआंधार जो है पानी जो जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पर जब पानी गिरता है तो एक श्वेत धारा में दिखाई देता है, एकदम सफेद दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे सफेद कलर का धुआं उड़ रहा हो, इस वजह से इसका नाम पड़ा है धुआंधार। तो धुआंधार है, यहीं पर बंदर कूंदनी है, ठीक है। यहीं पर याद रखें जबलपुर में ही इसी नदी के तट पर आपको संगमरमर की चट्टानें मिलेगी। संगमरमर की जो चट्टानें हैं इसी नदी के किनारे आपको संगमरमर की चट्टानें भी यहीं पर आपको मिलेंगी। तो जबलपुर में आपको क्या मिला, यहीं पर याद रखें जबलपुर में ही इसी नदी पर एक बांध बना है, डैम, बहुत बड़ा डैम, बरगी बांध बना हुआ है और बरगी नगर जबलपुर में इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो जबलपुर में क्या क्या याद रखेंगे, यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है, यहीं पर बंदर कूंदनी है, मैंने आपको बताया छोटे छोटे बच्चों के कारण इसका नाम बंदर कूंदनी पड़ा है। इसी नदी के किनारे जबलपुर में आपको संगमरमर की चट्टानें मिलेगी और इसी नदी के किनारे आपका क्या है, बरगी बांध बना हुआ है। तो ये कहानी हुई कहाँ की, जबलपुर की। अब जबलपुर के बाद याद आते हैं नरसिंहपुर। तो यहाँ पर भीमकुंड, अर्जुन कुंड और सप्तधारा, 3 जलप्रपात आपको मिलेंगे नरसिंहपुर में। एक का नाम है भीमकुंड, एक का नाम है अर्जुन कुंड, भीमकुंड, अर्जुन कुंड और तीसरा है सप्तधारा। तो भीमकुंड, अर्जुन कुंड और सप्तधारा आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये नरसिंहपुर में आपको मिलेंगे। कहाँ, नरसिंहपुर में, ठीक है। इसके बाद आती है ये नदी होशंगाबाद, ठीक है। इसके बाद आई होशंगाबाद। तो होशंगाबाद में यहाँ से आती है तबा नदी, इसी नदी पर एक तबा नदी है। देखिए नर्मदा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, तबा के बारे में याद रखें कि तबा नदी जो है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। और याद रखें ये बाएं तट की सहायक नदी है, बाएं तट से, चूंकि नीचे से जो नदी आएंगी बाएं तट से है, तो बाएं तट से 22 नर्मदा की सहायक नदियां हैं। बाएं तट से मिलने वाली नर्मदा की सहायक नदियां कितनी है, 22। तो नर्मदा की टोटल सहायक नदियों की बात करूं तो 41 इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा की 41 क्या है, सहायक नदियां हैं। अब इन सहायक नदियों में अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हैं ये 22 नदियां जो हैं ये बाएं तट से मिलती हैं, लेफ्ट से, और 19 नदियां जो मिलती हैं ये कहाँ से मिलती हैं, दाएं तट से मिलती है नर्मदा में, ठीक है। तो लेफ्ट से मिलने वाली है 22, ठीक है, और राइट से मिलने वाली है कितनी, आपकी 19। तो ये आपकी बाएं तट की नदी है तबा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा की सबसे बड़ी ये क्या है, सहायक नदी है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसी नदी में होशंगाबाद में एक पुल बना हुआ है, उस पुल का नाम है तबा पुल, 1.3 किलोमीटर का बना हुआ है जिसका नाम है तबा पुल, ठीक है। तो याद रखें होशंगाबाद में इसी नदी पर बना है तबा पुल, ठीक है। फिर आगे जाती है तो ये होशंगाबाद के बाद ऊपर सीहोर रायसेन पड़ते हैं। तो याद रखें सीहोर में एक बांध बनता है इसी नदी पर, उस बांध का नाम है कोलर बांध इसी नदी पर आपका बना हुआ है, कोलर बांध। फिर ये हरदा देवास से होती हुई पहुंचती है आपका खंडवा। तो खंडवा में कुछ जलप्रपात बनाती है, मांधाता, दर्दी, सुक्ता, ठीक है। खंडवा में आपका 3 जलप्रपात बनाती है, एक बनाती है मांधाता जलप्रपात, एक बनाती है दर्दी जलप्रपात, एक बनाती है सुक्ता जलप्रपात। मांधाता, दर्दी और सुक्ता ये तीनों जलप्रपात हैं। तो मांधाता, दर्दी, सुक्ता जलप्रपात है। और यहीं पर जो खंडवा में है यहाँ पर एक परियोजना चलती है ओंकारेश्वर, ठीक है। यहाँ पर एक परियोजना भी चलती है इसी नदी पर जिसका नाम है ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना भी इसी नदी पर चल रही है। तो याद रखिए खंडवा में ही है वो, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये वाटरफॉल हैं, ये 3 आपके जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है, झरना है। तो मांधाता, दर्दी, सुक्ता जलप्रपात हैं।
और यहाँ पर ओंकारेश्वर परियोजना चलती है। इसके बाद ये आपका पहुँचती है खरगोन। तो यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर ओंकारेश्वर है और यहाँ पर खंडवा के बाद, ठीक है, खंडवा के बाद खरगोन में महेश्वर परियोजना चलती है। महेश्वर परियोजना, ठीक है। तो कैसे याद होगा कि खंडवा और खरगोन अगल बगल हैं, सुनहरे जिले कहलाते हैं। वो कपास उत्तम किस्म का पाया जाता है, काली मिट्टी वाला एरिया है। तो खंडवा और खरगोन, खंडवा में ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर महेश्वर, ओंकारेश्वर महेश्वर, तो ओंकारेश्वर खंडवा में है और महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में है। तो महेश्वर में आपका, खरगोन में आपका महेश्वर जो है परियोजना चलती है। और यहीं पर दो बांध है, एक देजला देवड़ा बांध है, एक साटक बांध है। यहीं पर खरगोन में ही दो बांध इसी नदी पर हैं। एक का नाम है देजला देवड़ा बांध, देजला देवड़ा बांध, और इसी नदी पर बना है साटक बांध, ठीक है। तो ये आपकी दो बांध हैं, ये दो बांध हैं आपकी, ठीक है, देजला देवड़ा और यहाँ पर क्या है? साटक बांध, ठीक है। फिर ये नदी निकलती जाती है धार के बाद ये जाती है अलीराजपुर। तो याद रखें, अलीराजपुर में इसी नदी पर एक परियोजना चलती है, उस परियोजना का नाम है जोबट परियोजना इसी नदी पर है। और कहाँ पर है भैया? वो अलीराजपुर है। और फिर ये नदी जैसे ही मध्य प्रदेश के बाहर निकलती है तो ये बीचों बीच में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना यहाँ पर चलती है, जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये आपका खंबात की खाड़ी में गिरने के पहले, यहाँ पर है आपका खंबात की खाड़ी। यहाँ पर क्या है भैया? खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में गिरने के पहले ये आपका कौन सी परियोजना चलती है? सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर चल रही है। और जो सरदार सरोवर परियोजना है ये चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। किसकी? एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है, याद रखें। तो चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अभी बात करेंगे हम सरदार सरोवर परियोजना पर, ठीक है। तो आपको नर्मदा नदी में बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्या कहा मैंने कि ये निकलती है कहाँ पर? अमरकंटक अनूपपुर की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। और अमरकंटक अनूपपुर में ही कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा जलप्रपात बनाती है। यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे माई की बगिया है। आगे जाती डिंडोरी, फिर आगे जाती मंडला। तो मंडला में आपका थावर मंडल, ऐसे याद रखिए, थावर मंडल मतलब थावर परियोजना मंडला में चलती है। फिर आगे जाएगी जबलपुर, तो जबलपुर में जबलपुर में आपका बना है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात है। बंदर कूंदनी यहीं पर है। संगमरमर की चट्टानें यहीं पर पाई जाती हैं। और बरगी बांध इसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बरगी नगर भी पूरा जबलपुर में बसा हुआ है। फिर नरसिंहपुर में जाएगी तो नरसिंहपुर में तीन चीजें, भीमकुंड, अर्जुन कुंड, सतधारा। ये भीमकुंड पन्ना वाला नहीं है, भीमकुंड, अर्जुन कुंड और सतधारा। आगे जाएंगे तो होशंगाबाद में बाएं तट से एक नदी आती है, तबा नदी। तो होशंगाबाद में ही इसी नदी पर तबा पुल बना है। पहले ये सबसे लंबा पुल था मध्य प्रदेश का, वर्तमान में तो नहीं है। तो ये तबा पुल इसी नदी पर बना हुआ है, 1.3 किलोमीटर का। ये जो तबा है इसके बारे में याद रखें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तबा, ठीक है। इसकी लगभग, अगर मुझे लंबाई याद आ रही है तो तबा की लगभग मेरे हिसाब से लंबाई है 172 किलोमीटर। वैसे मैं सही हूँ, फिर भी आप एक बार मिला लेंगे, ठीक है। तो तबा की जो लंबाई है तबा नदी की वो कितनी है? 172 किलोमीटर। और यहीं पर होशंगाबाद में ही तबा पुल बना हुआ है जो 1.3 किलोमीटर लंबा है। आगे जाएगी ये तो यहाँ पर जाएगी देवास, हरदा, सीहोर जाएगी। सीहोर में कूलर बांध बना हुआ है। हरदा, देवास से होती हुई फिर जाती खंडवा में याद रखें ओंकारेश्वर, महेश्वर। खंडवा में ओंकारेश्वर, महेश्वर खरगोन में है। तो मांधाता, दर्दी, सुक्ता ये तीनों जलप्रपात हैं और ओंकारेश्वर परियोजना यहीं पर चलती है। इसके बाद खरगोन में आपका क्या है? महेश्वर परियोजना है, देजला देवड़ा बांध है और यहीं पर साटक बांध बना हुआ है। फिर धार में जाती है और लास्ट में कहाँ पर? अलीराजपुर में जोबट बांध बना है। देखें, जोबट बांध जो है कई बार पूछा जाता है, तो जोबट बांध जो है बहुत ध्यान से सुने, ये हथनी नदी पर बना हुआ है। जोबट बांध हथनी नदी पर बना हुआ है। और हथनी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कई बार एग्जाम में आता है कि जोबट बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो जोबट बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है।
और कहाँ पर बना है, अलीराजपुर में बना हुआ है। और ये जो हथनी है ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें 22 बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ऊपर से आके मिलती हैं, और नीचे से आके 19 दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो दूधी, शक्कर, मान, ठीक है, तबा, बंदरी, हथनी, ये सारे जो जानवरों के नाम हैं ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चाहे वो हथनी मिले, चाहे वो बंदरी मिले, ठीक है, चाहे तो जो भी जितने भी सारे जानवरों के नाम मिले आप समझ जाएं वो किसकी सहायक नदी होंगी, नर्मदा की सहायक नदी होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नर्मदा नदी का। ठीक है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर मैं कहूं तो पश्चिम की ओर ये नदी बहती है, और पश्चिम की ओर बहती हुई ये एक्सचुअरी बनाती है। ध्यान रखें, ध्यान से सुने, क्या कहा मैंने कि ये नदी क्या बनाती है, एक्सचुअरी बनाती है, एक्सचुअरी बनाती है, एक्सचुअरी। ठीक है, इसको हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है, ज्वार नदमुख, हिंदी में कहा जाता है ज्वार नदमुख। ठीक है, तो ये जो नदी है ये बनाती है क्या, ये एक्सचुअरी बनाती है, एक्सचुअरी है। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है ज्वार नदमुख। मतलब ऐसा समझें कि डायरेक्ट जाकर के सागर में गिरती है तो खारा पानी और मीठा पानी मिल जाती है, एक्सचुअरी। तो पश्चिम भारत में बहने वाली जितनी भी सारी नदियां हैं वो बनाती हैं एक्सचुअरी, जबकि पूरब भी भारत में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। इसका कारण ये है कि जो पश्चिमी तरफ का भारत है, या भारत चूंकि मध्य प्रदेश भी आएगा इसमें, तो पश्चिमी तरफ का भारत है वो आपका ऊबड़ खाबड़ स्थान है, तो नदियां ऊपर चढ़ी फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चढ़ी फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चढ़ी, तो इस वजह से नदियों की स्पीड लगातार तेज हो जाती है और डायरेक्ट सागर में गिरती हैं। इस वजह से क्या बनाती है, ये एक्सचुअरी बनाती है। और पूर्वी भारत में बहने वाली सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। उसका कारण क्या है कि पूर्वी जो भारत है वो सारा का सारा एक सपाट मैदान है, और सपाट मैदान है तो नदियों में जब आपका जो मैं कहूँ अगर कि जो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिट्टी विट्टी लग जाती है तो नदी क्या करती है, उस मिट्टी को बहाती नहीं है। क्योंकि मैदानी भाग है तो धीरे धीरे नदी लुढ़कती हुई चलती है। तो जो मैदानी भाग में आपके बहुत सारी मिट्टी विट्टी जम जाती है तो मिट्टी को ना बहाते हुए नदी उसके बगल से रास्ता बना लेती है और निकल जाती है, और उस मिट्टी को बीच में ही छोड़ देती है, उसके बगल से रास्ता बना के निकल जाती है। इसे कहा जाता है डेल्टा, इसे कहा जाता है डेल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिट्टी है तो नदी अब यहाँ आई, यहाँ पर नदी ना इसको ना बहा करके सीधे अगल बगल से रास्ता बना के निकल जाए तो ये एक डेल्टा के आकार की संरचना बन जाती है, खुर के आकार की, इसलिए इसे ही कहा जाता है डेल्टा। तो पूर्वी भारत में बहने वाली सारी नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो आपको डेल्टा और एक्चुअरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नर्मदा नदी के अगर बारे में बात करूं तो नर्मदा नदी को 2017 में भारत सरकार के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है जीवित नदी का। तो 2017 में इसको जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, इसको और नर्मदा नदी को। ठीक है, अब अगर बात करूं तो इसका जो अपवाह तंत्र है ये 93,180 वर्ग किलोमीटर, इसका जो अपवाह तंत्र है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, ये अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है। ठीक है, अर्थात ये कहाँ कहाँ बहती है भैया, ये मध्य प्रदेश में भी बहती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आगे जाएंगे तो सीधे जाएगी गुजरात में भी बहती है, गुजरात में भी बहती है। और अगर जाएं हम नीचे की तरफ तो एमपी, गुजरात, राजस्थान, तीन राज्यों में बहने वाली नदी है। तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा जाता है। तो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, हालांकि महाराष्ट्र में बहुत कम है, 2.7 किलोमीटर। ठीक है, महाराष्ट्र में ये जो है ये 3 राज्यों में बहती है। 2.7% ये कहाँ पर बहती है, महाराष्ट्र में। 6.5% कहाँ पर बहती है, गुजरात में बहती है। और 89.9% या 6% कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में कितना बहती है, 89.9%, गुजरात में ये बहती है 6.5%, और महाराष्ट्र में बहती है ये 2.7%। ठीक है, तो ये आपको बाकी सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसकी 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, तबा, बरगी, हिरण, तिंदोली, शेर, शक्कर, दूधी, बारना, गंजाल, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसके
किनारे बसे हुए लगभग शहर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो अब थोड़ा जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इन परियोजनाओं, जैसे सरदार सरोवर परियोजना है, इसमें क्या होता है, कौन कौन से जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, कितनी बिजली कहाँ पर बनती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नर्मदा नदी के जलप्रपात और उन पर कितनी बिजली बनती है और नर्मदा सेवा यात्रा कब हुई, कितने जिलों से होकर के गुजरी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम देखेंगे कि इसकी जो 41 सहायक नदियां हैं इसमें बाएं तट से कौन कौन सी हैं, दाएं तट से कौन सी हैं, और कौन कौन सी जो नदी हैं ये गुजरात से कौन कौन सी नदियां इस पर मिलती है। ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।